हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है भारत का संविधान और परिचय, इसमें हमने फेडरल रिपब्लिक रूल ऑफ लॉ को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स और सोवर्निटी को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास में हम पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स को पढ़ेंगे कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे हैं, किस वजह से है और उन पावर्स का काम क्या है, ठीक है। और वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक अपनी हैसियत रखती हैं, क्या स्टेज रखती हैं, उन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। एंड उसके बाद सोवर्निटी जो हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में है। अब 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती क्या है? विधायिका जो है मेक्स द लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी मेक श्योर दैट द लॉज आर ओबेड और नॉट, कि मतलब जुडिशरी का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है उस चीज़ को देखना कि विधायिका और कार्यपालिका ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो ढंग से बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, ठीक है। कि मतलब एक तरीके से ये वाली चीज़ कि हेड के तौर पे, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं और फिर आपका टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो पूरा रिजल्ट है वो प्रिंसिपल के पास जाता है, ठीक है। तो वो हो गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हमारे हो गए प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने ये डिसीजन किया था कि वो अर्नब गोस्वामी मामले में जुडिशरी द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस मामले में संसदीय विशेष अधिकारों का बहुत ज़्यादा हनन हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से शासन के 2 प्रमुख अंग हैं, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें टकराव हो गया, ठीक है। विधायिका और न्यायपालिका में टकराव हो गया। अब भाई देखो, तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर हम न्यायपालिका को स्वतंत्र मानते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी भी चाहिए, तो उस चीज़ को मानते हुए सारा डिसीजन तो न्यायपालिका पे नहीं छोड़ सकते ना। अब डिसीजन अगर हम छोड़ते हैं तो सारा काम नहीं छोड़ सकते, है ना। कि स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल ही थोड़ी बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्लास में जाके, टीचर्स रखता है, स्टाफ रखता है और बहुत सारे लोग रखता है, ताकि वो उन सब चीज़ों को हैंडल कर सके और प्रिंसिपल पूरे स्कूल को हैंडल कर सके, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर रखी गई। अब जी बात आती है हमारे, सबसे पहले एरिस्टोटल थे जिन्होंने सरकार को शक्ति के रूप में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है एक शक्ति के रूप में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि एक राजा होता था, उसके अंडर में 2-3 अधिकारी होते थे, कुछ लोग होते थे जो सिर्फ उसकी मदद करते थे और सारा जो राज्य का ब्यौरा था अपने अंडर में रखते थे। तो एरिस्टोटल ने इसलिए बोला कि असेंबली, मजिस्ट्रेसी, जुडिशरी नाम की 3 हमारी पावर्स होनी चाहिए, जो आज के टाइम पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो शक्तियों का के पृथक्करण मतलब सेपरेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो रियलिटी में फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और उन्होंने ये देने के बाद, वैसे तो अरस्तू ने भी दिया था, लेकिन रियलिटी में बोला जाता है कि मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एरिस्टोटल ने तो असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी में डिवाइड किया, लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये सिद्धांत टाइल्स पॉलिटिका के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता था, जहाँ पर शक्तियों को, पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये सिद्धांत राज्य को एक तरीके से सेफ करता है, सेफ इन द सेंस कि वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि कानून कोई बनाता है, कोई इम्प्लीमेंट करता है, कोई चेक करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। मेन मकसद दिखाने का बस यही था। अब आ जाओ भारत में शक्ति का पृथक्करण। भारत में शक्ति का पृथक्करण की डिवाइड कैसे किया गया है इंडिया में, सेपरेट ऑफ पावर्स को किस तरीके से? देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो है ना, तीनों के अपने अपने काम हैं और तीनों अपने अपने कामों में इतना मसरूफ रहते हैं कि हर साल 70 लाख केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। अब उन केसेस को पूरा करने के लिए हिसाब से जजेस, लॉयर्स भी तो चाहिए ना, लेकिन वो उतने नहीं हैं। और वही सेम चीज़ें अब कानून बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमारे विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी मेंबर होने चाहिए, बट वो भी
नहीं है। तो वो क्यों नहीं है भाई, वो तो गवर्नमेंट जाने कि क्यों चूज़ नहीं करती लोगों को वो, खैर वो सब छोड़ो। तो भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर हम देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को रखा गया नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, पावर को सेपरेट किया जाएगा। वो चीज़ इसलिए नहीं रखी गई थी क्योंकि इंडिया हमेशा से सेक्युलर कंट्री रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री रही है। अब अगर हम चीज़ों को डिवाइड कर देते उस टाइम पर, तो जैसे मिज़ोरम को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, लैंग्वेजेस को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, रजवाड़ों को लेकर हंगामा हुआ था, तो वो सब चीज़ें उसमें भी होती, बहुत ज़्यादा होती। तो ये हुआ कि हमारे संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स बना दिए गए, अमेंडमेंट के थ्रू बनाए गए, संवैधानिक प्रावधानों के थ्रू बनाए गए कि ये आर्टिकल ये करेगा, ये आर्टिकल ये करेगा। तो उन सब को देखते हुए, जैसे हमने संसद पढ़ा था कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया है, वैसे ही इसका भी जिक्र नहीं करने के बावजूद इसको प्रायोरिटी इसलिए दी गई ताकि कानून को, अब वही वाली सेम चीज़ है ना कि प्रिंसिपल तो पूरे स्कूल में नहीं घूम सकता, वो तो पूरे स्कूल को हैंडल करेगा, चलाने वाले उसके नीचे रहेंगे टीचर्स, स्टाफ्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ हुई यहाँ पर भी। अब ये वाली चीज़ जो हुई, इस चीज़ को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 जो है ना, इनको इसके अंदर संसदीय विशेष अधिकारों का उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए मना किया गया, ठीक है, कि मतलब कोई भी उल्लंघन करता है कुछ है तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी। संसद के पूरे सत्र के टाइम पर किसी भी सांसद को साक्ष्य रूप में सामने खड़े होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, उसकी मर्जी है, वो खड़ा होना चाहे होगा, नहीं होना चाहे नहीं होगा। 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद तक सिविल मुकदमों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ये भी रखा गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 एंड 194, ठीक है। इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका और कार्यपालिका का योगदान नहीं रहता, ये बात आप याद रखना। भले से ही न्यायपालिका और विधायिका को चूज़ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को चूज़ करने के लिए न्यायपालिका पार्टिसिपेट करे, लेकिन न्यायपालिका के चूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही अपना योगदान देता है और कोई योगदान नहीं देता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए यहाँ पर ये रखा गया है। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का एक साथ होना शक्ति के पृथक्करण का भी उदाहरण माना जाता है। न्यायालय ने की गई बेसिक स्ट्राटर की जो उनकी पावर है उसको सेपरेट करके दिखाने की कोशिश करी है कि हाँ ये सेपरेट हो सकती है, मतलब एक तरीके से देखा जा सकता है। तो न्यायालय ने ये प्रस्तुति न्यायालय ने बोला, अब जैसे कि हमने ये चीज़ देखी कि हमारा जो जुडिशियल है वो भाई ऐसा रहेगा कि उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसने ही इस चीज़ को फाइनल किया कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये पृथक ही रहेंगी, कोई कानून बना रहा है, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक के सर पर ही आप सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ में ये बोला गया, ठीक है। अब बारी आती है भारत के शक्ति के पृथक्करण में हमारी नम्यता, ठीक है। मतलब देखो, संविधान में ये बात बहुत अच्छे से लिखी गई है कि शक्तियों के पृथक्करण का हम अपने बारे इसमें नहीं बोल रहे हैं। संविधान बोलता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ है ना, ये अपने आप से हुआ है, मैंने कुछ नहीं कहा इसको कि करो। तीनों शक्तियाँ अपने आप में खुद डिवाइड हुई हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हाथ नहीं है। जब भारत रूल ऑफ लॉ को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, वहीं पर ही संविधान ने न्यायालय को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। जैसे रूल ऑफ लॉ जो है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन भाई ये वाली चीज़ है कि सिर्फ भारत का जो संविधान है वो हमारे जुडिशरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अब वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि हमारे कानून बनाकर इम्प्लीमेंट करने के बाद चेक करने का काम जिसका है वही तो प्रायोरिटी पर रहेगा ना, ऐसी थोड़ी किसी को भी प्रायोरिटी दे देंगे। तो इसलिए जुडिशरी को प्रायोरिटी पर रखा जाता है बहुत ज़्यादा। भारत में विधायिका और कार्यपालिका में विभाजन बिल्कुल भी नहीं है। विधायिका के सदस्य ही मंत्री बनकर कार्यपालिका की भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो बेसिकली बात ये आ गई है कि जिसने कानून बनाया इम्प्लीमेंट भी उसने ही कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे ये देखा जाता है, ठीक है। बाकी चेक करने का काम फिर हमारी जुडिशरी का है, वो तो चीज़ अलग हो गई है।
लेकिन शक्ति के पृथक्करण से लाभ और लोकतंत्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर से। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी हमारा कानून बनता है या कोई भी चीज़ होती है, बिल पास होता है, तो संसद के दोनों सदनों की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर एक संसद की भी रजामंदी नहीं होती ना स्टूडेंट, तो वो पास नहीं होता, वो अगेन वापसी भेज दिया जाता है, उस पर फिर बहस होती है, फिर बातचीत होती है, देन वो पास होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ अब सेपरेशन ऑफ पावर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। जुडिशियरी जो है वो चाहे तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी रोक सकता है अगर उसको ठीक नहीं लगता है तो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, जिससे लोगों को एक ये रहेगा कि हाँ ठीक है, हमारा भी पर्सपेक्टिव सामने रखा जा रहा है। शक्ति के जो पावर का सेपरेशन है उसका पर्सपेक्टिव को अपनाने पर तीनों अंगों को एक दूसरे के काम का बोझ नहीं रहना पड़ता। सब अपना अपना काम खुद कर लेते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को खुद देख लेते हैं। उनको ये नहीं रहता कि अब जैसे भाई मेरे पर सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा, वो 24 घंटे में तो पूरा हो ही नहीं पाएगा वो। तो वो वाली चीज़ सेम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हो गई और वो बोझ खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, सोवर्निटी। देखो जी, सोवर्निटी, संप्रभुता क्या है, हम पहले उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता शब्द का बहुत सारे मीनिंग्स हैं, क्योंकि इसके रिलेशन में ना कोई भी विद्वान अपना कोई भी ढंग का मत नहीं रखता। इसका आधार संप्रभुता के नेचर पे और स्वरूप पर डिपेंड करता है। रियलिटी में संप्रभुता कई तरीके से नहीं है, बल्कि यथार्थ में इसका सिर्फ एक ही रूप है और वो है राज्य की शक्ति। ठीक है, हमारे स्टेट की पावर की बात हो रही है। संप्रभुता के विभिन्न रूप हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है और उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाम मात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता। देखो, ऑफिशियली रूप से नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब है ऐसे शासकों से मतलब है जो किसी भी टाइम पर सर्वोच्च शक्ति का यूज़ करते हैं और किसी भी टाइम उस शक्ति से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में अपने उन शक्तियों के स्वामी भी वो खुद ही होते हैं। लाइक भाई मेरा राज चल रहा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी को चाहूँ पढ़ाऊँ, किसी को चाहूँ नहीं पढ़ाऊँ, मेरी मर्जी चल रही है, पेपर मेरी मर्जी से ही होना है, सब कुछ मेरी मर्जी से होना है, तो वो चीज़ मेरी नाम मात्र की संप्रभुता में आ गई है। ठीक है, इसके साथ एग्जाम्पल, जैसे ब्रिटेन में सम्राट के नाम से कानून बनते हैं और वो बिल्कुल फिजूल होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि सम्राट के बेस पे तो वो सब चलता ही नहीं है, सिर्फ सम्राट के नाम से बनता है, बाकी मर्जी तो उनकी अपनी ही चल रही होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें वास्तविक संप्रभुता की, तो वास्तविक प्रभुता का मतलब होता है कि रियलिटी में उस चीज़ को घोषित करना, डिस्क्राइब करना, कि संसद में उसको रखा गया, संसद में उस पर बातचीत की गई, सब कुछ किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसको पढ़ा गया, समझा गया, देन अगेन उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद उस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई और हमारी चीज़ सामने उभर कर आ गई, तो वो होती है वास्तविक संप्रभुता। नेक्स्ट है वैध तथा राजनीतिक संप्रभुता। देखो, बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि संप्रभुता को दो रूप से देख सकते हैं, जिसमें वैध और राजनीतिक संप्रभुता है। वैध संप्रभुता से मतलब होता है कि राज्य के अंदर उन सभी पावर्स जिसकी इच्छा ही कानून हो और हर इंसान इसके अंडर में हो। ठीक है, वैध का मतलब होता है ये चीज़। और राजनीतिक संप्रभुता हमारा अगेन वही ब्रिटेन वाला आ गया कि सम्राट की मर्जी से बन तो रहा है, लेकिन चल किसकी मर्जी से रहा है भाई वो नहीं पता हमें, वो पता ही नहीं लगा सकते हम। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट है लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक संप्रभुता। लोकप्रिय और लोकतांत्रिक संप्रभुता, हमारी लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक
एक पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके मतलब ये निकलता है कि राज्य में जनता ही संप्रभु है, मतलब जनता ही शक्ति है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, नेहरू ने 1946 में ये बोला था कि जनता के बगैर हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है हम आज जनता की वजह से हैं। तो लोकप्रिय और लोकतांत्रिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता में यही बात बोली गई कि राज्य की जो संप्रभुता है वो है जनता, ठीक है, कोई और नहीं है। इसका ये मतलब है। इस विचार को हमारे जैसे विलियम ऑफ ओकेम है, ऐसे विचारक जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। 16-17 सेंचुरी में बहुत सारे विचारकों ने इसे राजतंत्र का नाम भी दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तो राजतंत्र हो गया ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी हो गई जनता की, यहाँ तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहा। तो 18 सेंचुरी में फ्रेंच विचारक रूसो ने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने उनकी जो सबसे फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टूडेंट ये आप आगे पढ़ोगे इन फ्यूचर 3rd ईयर में, तो इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि संप्रभुता किसी भी शक्ति का या इंसान की शक्ति का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि वो समाज की इच्छा है, पूरे समाज की मर्जी है। तो किसी एक इंसान की मर्जी थोड़ी चल रही है, तभी तो आप इसको राजतंत्र बोलोगे। अब राजतंत्र तो किसी एक का होता है ना, हजारों का तो होता नहीं है। तो ये वाली चीज़ बोली। और जो हमारी लोकतांत्रिक संप्रभुता है वो डेमोक्रेसी के बेस पर बताई गई है। नेक्स्ट है वास्तविक तथा कानूनी संप्रभुता। देखो, रियलिटी में और कानूनी संप्रभुता से मतलब उस संप्रभुता से है जो वैधानिक दृष्टि से किसी भी राज्य की प्रायोरिटी को सामने रखती है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो पावर होती है उसको प्रायोरिटी देती है, जिसका जो शक्ति है वो वैधिक मतलब कानूनी होती है, और विधि निर्माण में ऐसे में जिसकी शक्ति सर्वोच्च होती है। न्यायविद हमारे जो फिलोसफर्स हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी रूप में संप्रभुता को एक्सेप्ट किया जा सकता है, बस डिपेंड करता है कि वो संप्रभुता जो है कानून से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर की और बाहर की संप्रभुता क्या है, कि अंदरूनी रूप से इंसान क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, और बाहरी रूप से तो अकॉर्डिंग टू इंडिया एक सोवरेनिटी कंट्री है, यहाँ पर सोवरेनिटी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। सो स्टूडेंट, आपका सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ और सोवरेनिटी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।